नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे पुनः वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, 26 जनवरी को पूरा देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन गोल्डन टेम्पल के अंदर पीले रंग के खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। कायदे से देखा जाए तो पंजाब में हो क्या रहा है सर? देखिए, अगर आप इसको कई दशकों पहले जाएं तो ये मालूम पड़ता था कि पंजाब में एक छोटा सा वर्ग है, बहुत छोटा सा वर्ग है, जो कि खालिस्तानी समर्थक रहा था। और अभी भी वो कीटाणु और जो बैक्टीरिया है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। और जो 26 जनवरी को हुआ वो अत्यंत शर्मनाक, हमारे पवित्र पावन पर्व पर 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, जहां पर पूरे देश में उत्सव का माहौल था। ये खालिस्तानी झंडे का मतलब क्या है, वो भी पवित्र स्वर्ण मंदिर दरबार साहब में ले जाकर के। मेरे दो तीन सवाल हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, प्रबंधक समिति क्या कर रही थी, और इस तरीके की उदारतापूर्ण रवैये से ही इनका मन बढ़ जाता है। और पहले भी ये देखा गया था कि जहां इस तरीके का ढुलमुल रवैया था तो पाकिस्तान आईएसआई चाहता है कि इस ढुलमुल रवैये के चलते इन लोगों को छूट मिले। और छूट अगर मिलती है तो इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं, जनरल जिया पाकिस्तान ने देखा कि जब मुंह की खा चुके थे तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई। युद्ध में तो जीत ना पाए तो उन्होंने एक छोटी सी जो एक अपनी नीति बनाई, K2, खालिस्तान और कश्मीर। तो कश्मीर में चरमपंथियों को भेजा और यहां पर पंजाब में हमारे इस तरीके से एक उपद्रव करा करके खालिस्तानी जो लोग थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उस पर कार्रवाई की। अब हम देखेंगे कि 26 जनवरी में इसमें यहां पे केवल कार्रवाई यहीं पर नहीं हुई थी। इसके पहले जब अमृतपाल सिंह का जो है नाटक इन लोगों ने किया था, 35 दिन लगे अमृतपाल को गिरफ्तार करने में। कि आप क्या समझती हैं कि पंजाब ऐसे प्रांत में अगर कोई कमर कस ले तो 35 मिनट नहीं लगेंगे, 35 दिन कैसे लग गए। और वो भी इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट बंद करना पड़ा, ये मान लीजिए कि 2.5 करोड़ लोगों को असुविधा हुई। और इनके और वारिस पंजाब दे, अमृतपाल और वारिस पंजाब दे के इनके 122 ट्विटर अकाउंट भारत सरकार के अनुरोध पर बंद करने पड़े। इसकी जरूरत ही क्या थी? आप पहले ही इनको मसल करके जो आपने काम बाद में किया पहले कर लिया होता आपने। और इस तरीके की पहले ये स्पार्किंग करते हैं, इसको कहते हैं चिंगारी। ये जैसे स्पार्किंग हुई, ये देखते हैं, आईएसआई भी देखेगा और ये भी देखेगा आपने एक्शन क्या लिया। और वही अगर एक्शन कर रहा हो जाए तो फिर ये इनकी स्पार्किंग होती नहीं, ये बिल्कुल ही जो है लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन इस बार हमारी कुछ चूक थी कि 26 जनवरी पे यहां पे नहीं, और पाकिस्तानी हाथ इसमें साफ दिखाई यूं पड़ रहा है कि अभी 2-3 घटनाक्रम हम अगर आपको बताते हैं। सबसे ताजी घटना के ऊपर हम पहले आ जाते हैं। होशियारपुर में पंजाब पुलिस और उनकी काउंटर इंटेलिजेंस ने बड़ी सनसनीखेज गिरफ्तारियां और बरामदगियां की हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास बरामदगी आपको मालूम है 2.5 किलो RDX। 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, 1 किलो नहीं, 2 किलो, 2.5 किलो RDX, जिसकी मारक क्षमता आप समझ सकती हैं कि कितनी भयावह हो सकती है। पिस्टल्स, फॉरेन मेड पिस्टल्स इनसे बरामद हुई, एम्युनिशन बरामद हुआ। और इनके यूएसए में जो इनके हैंडलर्स थे उनका अनावरण हुआ कि यूएसए से इनके तार चरमपंथियों के जुड़े हैं। 4 चरमपंथी, फॉरेन मेड पिस्टल्स, 2.5 किलो RDX। ये तो भला हो कि पंजाब पुलिस और उनके काउंटर इंटेलिजेंस स्टाफ ने इन लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया। पंजाब पुलिस ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। ये बीच में अमृतपाल वाला जो खेल था, ये शायद जो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से 35 दिन तक उसको लंबी रस्सी दे दी। वरना अगर पंजाब पुलिस अपने पे आती तो अमृतपाल, मैं गारंटी कर सकता हूं, 35 मिनट के लिए भी भूमिगत नहीं हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं चूक मानता हूं शासन प्रशासन की कि उनका ढुलमुल रैया, और आज भी ढुलमुल रैया। मैं बता दूं आपको, स्वर्ण मंदिर में जिस तरीके से खालिस्तानी झंडे दिखाई गए, मुझे सख्त आपत्ति है स्थानीय प्रशासन की और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो वहां पर थी या जिसकी भी जिम्मेदारी थी। ये आपत्तिजनक झंडे लेकर के आपको नहीं करना चाहिए। आप करते क्या रहते हैं? अभी वहां स्वर्ण मंदिर में जो पवित्र सरोवर है, वहां पर किसी विधर्मी ने वहां वजू करके उंगली दिखाई हमारे पवित्र हरमंदिर साहब के ऊपर। आप लोग करते क्या रहते हैं? क्या आपका कोई कंट्रोल रूम है? आपके कंट्रोल रूम में कुछ मॉनिटर होता है कि कोई आपत्तिजनक गतिविधि कर रहा है? और अगर आपत्तिजनक गतिविधि कर रहा है तो आप तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं?
करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी है दरबार साहब की, हरमिंदर साहब की। कम से कम इतनी तो सुरक्षा अपनी पुख्ता कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि सुरक्षा को और उच्चीकृत किया जाए। अब आ जाते उसके बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण ब्लास्ट हुआ था। आपको मालूम होगा कि फतेहगढ़ साहब जिले में और खानपुर रेलवे ट्रैक नियर सरहिंद 23 तारीख को, जनवरी को, यानी शुक्रवार की रात को, 26 से केवल 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले यह ब्लास्ट होता है और 4 फुट ट्रेन की पटरी उखड़ जाती है। स्थानीय पुलिस जो है लोकल लेवल कहती है कि ये लोकल मिस्चिफ है। लोकल मिस्चिफ अगर होगी तो 4 फुट ट्रेन का ट्रैक नहीं उखड़ जाएगा, पटरियां नहीं उखड़ जाएंगी, इंजन ड्राइवर घायल नहीं हो जाएगा और जिसका धमाका 7 किलोमीटर दूर तक नहीं सुनाई पड़ेगा। ये लोकल नहीं था। खैर, बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, उन्होंने एनआईए को भी शामिल किया और ये ट्रेन ब्लास्ट। तो आप आ जाइए पहले 26 जनवरी को रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। दरबार साहब में खालिस्तान का झंडा, 23 तारीख को ट्रेन ब्लास्ट और उसमें एक पत्र गुरमुखी में दिखाया जाता है कि खालिस्तान की घोषणा के 40वें वर्ष के उपलक्ष्य में इन्होंने ये एक नमूना दिखाया था ब्लास्ट का नमूना। रंजीत सिंह जम्मू और गुरमुखी में लिखे पत्र में इन्होंने ये दावा किया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे हमने तो सिर्फ आपको एक नमूना दिखाया था जिससे कि जनहानि ना हो। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितने भयावह इनके मंसूबे थे। और इसमें बाद में भी यह सही है कि आपने सेक्शन 150 रेलवे एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया, लेकिन एसएसपी शुभम अग्रवाल साहब से, डीआईजी नानक सिंह साहब से मेरा यह अनुरोध होगा कि इसमें गहराई में जाएं। ट्रेन की पटरी उड़ा देना एक अत्यंत गंभीर अपराध है और जो पकड़े जाएं इस धारा के साथ साथ उनके ऊपर एनएसए यानी एसेंशियल सर्विसेज सब क्लॉज 2 और यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई जरूर करें। अब तो खैर एनआईए भी कर रही है, लेकिन एनआईए अगर कर रही है तो जिला पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकती है। सपोर्ट सिस्टम का अनावरण करें और उनकी भी कमर तोड़ दें। इसके अलावा आपकी एक और चीज जो है बहुत ही शातिर दिमाग की आई है। आपको मालूम होगा कि वहां का अमेरिका का जूठन चाटने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कहता है कि 18 नवंबर को फ्लाइट मैनेजर वरना वो हवाई जहाज गिरवा देगा दिल्ली एयरपोर्ट के, तो न्यूयॉर्क में था। अभी तो ये बकरे की मां कब तक खैर मनाए, अभी तो अपनी जान बचाए, अननोन गनमैन से उसकी जान बची है। अमेरिका झूठे दावे और झूठे आरोप भारत के पवित्र दामन पर लगा रहा है कि इसमें भारत सरकार का हाथ दिखाई पड़ रहा है। भारत सरकार को करना होता तो कर ही चुका होता और आपको पता भी नहीं लगता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, दाहिना नहीं जान पाता। और इस तरीके की अनर्गल बातें। खैर, अमेरिका ने तो जो पिछले 30 दिन में जो हरकतें की हैं उसने तो अपनी जग हसाई कराई ही है। और दुनिया में जो कार्टून आ रहे हैं तो उसमें नंबर 1 उनके राष्ट्राध्यक्ष का ही नाम ज्यादा आ रहा है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह कहा था कि हमने जगह जगह पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा दिए हैं, रोहिणी में लगा दिए हैं, यहां लगा दिए, एक भी पोस्टर कहीं नहीं मिले। स्पेशल सेल दिल्ली ने एक काम और कर दिया कि इनके दावों को लेकर के एक अपराध और पंजीकृत कर दिया, जिससे कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। अब लोग पूछते हैं अपराध पंजीकृत करने से क्या होगा, तो आप क्या चाहते हैं अननोन गनमैन भेज करके मोसाद की तरफ 5 गोली छाती एक खोपड़ी में मार दे? वो तो भारत करेगा नहीं, वो इजराइल को ही मुबारक हो। हालांकि व्यक्तिगत मेरी इच्छा तो यही है कि होना यही चाहिए, लेकिन यहां पे व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, हम लोग कानून से बंधे हैं, हम केवल कानून की बात कर सकते हैं। तो कानून यही कहता है आप डोजियर बनाइए, डोजियर बना करके आप सीबीआई की मदद से, इंटरपोल की मदद से आप उनसे संपर्क कीजिए और प्रत्यावर्तन उसके बारे में आगे कार्रवाई करें। दिखाई यह पड़ता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो ट्रंप की पार्टी हुई थी उसमें भी सुना है कि डोनेशन देकर के आप पहुंच सकते हैं, तो पन्नू भी वहां पहुंच गए थे दावत में। तो जहां ऐसी दावतों में शिरकत कर रहा है तो आप उम्मीद करें कि वहां से बड़ी मदद मिलेगी, उससे हमें शक है। यही नहीं, क्रोएशिया में हमारी एम्बेसी का जो ध्वज था उसके साथ भी जो है इन्होंने वारदात की, एम्बेसी में तोड़फोड़ की। लेकिन यह संतोष का विषय है कि पन्नू के खिलाफ जो अच्छी धारा में अपराध पंजीकृत हुआ है 196, 197, 152, 61 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो इतनी बातें होने के बाद अंजू जी आप समझ सकती हैं कि गिरफ्त तो बन रही है, लेकिन पंजाब को यह देखना होगा कि उसको अपनी गिरफ्त और मजबूत करनी होगी चरमपंथियों के प्रति, जो स्वर्ण मंदिर के पवित्र परिसर में जो वहां पर जाके उल जलूल गैर कानूनी हरकतें करते हैं, बेअदबी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ही। जी, आप कुछ कह रही थी।
सर, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि खालिस्तानी आतंकवाद तो कब का खत्म हो चुका है पंजाब में, कि पिछले 1 डेढ़ साल में ऐसा क्या हो रहा है सर वहां पर कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां की जो राज्य सरकार है सर, वहां के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन उनके अंडर आता है। इस तरह की घटनाओं के लिए क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि क्यों हो रहा है? टाइमिंग भी तो देखनी पड़ेगी। देखिए, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन राजनीति से मैं टिप्पणी करूंगा तो कुछ कड़वी बात ही कहूंगा, लेकिन वो कड़वी बातें अभी मैं खा गया हूं। मैं यही कहूंगा कि राजनीति में कुछ जरूरी नहीं कि हम केवल वही करें जो कानून हमसे चाहता है। हम वो करेंगे जो हमारे लिए लाभकारी, जो हमारे लिए वोट हमें दिलाए। अगर हम कानूनी करेंगे तो हो सकता है कि हमारा वोट बैंक खसक जाए। अगर हम वो करें कि जो उभय धर्मिता है, एम्फोटेरिक है, यह हमारी जो है एक इस तरीके से हम दिखाएं कि हमारा एक उदार दृष्टिकोण है, तो ये दिखाई ये पड़ता है कि हमें वोट ज्यादा मिल सकते हैं। और यही पंजाब सरकार अब वर्तमान कर रही है कि एक जो है सस्ती लोकप्रियता के चलते, आपने सुना होगा कि देश के अन्य भागों में जिसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, तो पंजाब का तुष्टीकरण की राजनीति का ये भोड़ा स्वरूप है कि आप चरमपंथियों के प्रति, मैं चरमपंथी कह रहा हूं, देशद्रोहियों के विरुद्ध आपने कठोर कार्रवाई करने से आप परहेज कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह को आपने जिस तरीके से भागने का मौका दिया, उसको अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने दिया, वीडियो क्लिप जाने के दिए, उसका सरबत खालसा का आवाहन आपने होने दिया, और बाद में जो आपने अपनी किरकिरी कराई, ऐसा मालूम पड़ता था कि उस दौरान कि पंजाब में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपने कानून का पालन न करते हुए आपने वो किया सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति की। यह है आपके सवाल का संक्षिप्त उत्तर। सर, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सर यहाँ पर तो वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो तो सरेआम वीडियो बना बना कर बताता है कि उसने कितने बिलियन डॉलर आम आदमी पार्टी को दिए थे दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए और पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पर तो सांठगांठ दिख रही है ना, क्योंकि वो तो वीडियो बनाकर ही खुलासे करता है। अभी उसे जो धमकी दी थी वो भी वीडियो बनाकर दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो आएगी ना पंजाब की सरकार। क्यों नहीं आएगी? ये आरोप बड़े गंभीर हैं। माना कि एक बार की ये आरोप है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ही पता लगाए। कई मिलियन या बिलियन डॉलर्स अगर दिए हैं तो जाहिर है उसने बैंक टू बैंक तो दिया नहीं होगा, उसने दिया होगा क्रिप्टो करेंसी के जरिए, हवाला के जरिए और नगद ट्रांजैक्शन। और भारत सरकार अगर अपने पे आ जाए, ईडी अपने पे आ जाए, सीबीआई अपने पे आ जाए, इसका बिल्कुल मनी ट्रेल और फाइनेंशियल ऑडिट के जरिए, और आप अन्य तरीके हैं जिसके कि आप समझे फॉरेंसिक ऑडिट पे अगर आ जाएं, इसका बिल्कुल सही तरीका है फॉरेंसिक और इस तरीके के ऑडिट से कि आपको ये जितने भी धन की प्राप्ति हुई है, आप बिल्कुल पता लगा सकती हैं किसने किसको कितना दिया। और इसकी जांच होनी चाहिए और तत्परता के साथ होनी चाहिए। मुझे क्या लगता है कि इसकी जांच हुई है और कुछ तथ्य भारत सरकार के पास आ भी चुके हैं, और उसका इस्तेमाल भारत सरकार कब करेगी, संवेदनशील मामला है, अकाट्य साक्ष्य होने चाहिए। उसमें यह तो मिल जाएगा आपको कि ए ने बी को पैसा दिया, इस माध्यम से दिया, लेकिन अब उसमें एग्जैक्टली देख लें कि वाकई ये बी जो है ये मेरा खाता है, किसी अन्य का खाता है, या 4 हवाला वालों की डायरी अगर हम देख लें उसके माध्यम से, तो वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगा। साक्ष्य का संकलन अगर हो रहा है, और मैं तो ये भी चाहूंगा, आप देखें जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हवाला ऑपरेटर्स और इनके ऊपर हम बिल्कुल कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आप दिल्ली में चांदनी चौक में जो बड़े हवाला डीलर्स हैं कहां रहते हैं? चांदनी चौक में। लखनऊ में कहां बैठते हैं? निशादगंज में। इसी तरीके से सबको मालूम है हवाला डीलर्स कहां बैठते हैं। क्या उनके ऊपर, और ये इलीगल बैंकिंग ही है, और ये इस्तेमाल कौन करता है? जिनके पास ब्लैक मनी है, या जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और इस तरीके के भ्रष्ट नेता हैं। हां, अब मैं समझ गया, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अधिकारी, जिनके पास नंबर 2 का माल बहुत ज्यादा है। इसीलिए चूंकि इतना बड़ा सशक्त माध्यम है, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अधिकारी, चूंकि ये भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं और हमाम में वैसे ही निर्वस्त्र हैं जैसे राजनीतिक तत्व, इसीलिए कोई एक्शन लेना है। वरना अगर आप चाहें कि हवाला ऑपरेटर्स को कमर कस इनकी कमर तोड़ दे, तो क्या संभव नहीं है? होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो आपके चैनल के माध्यम से, जिसको मैं मार्क करूंगा, यूपी को, पीएमओ को और हर जगह, आप आखिर कर क्यों नहीं रहे हैं? हवाला कीजिए बैन और हवाला ऑपरेटर्स को कीजिए नेस्तनाबूद। इतनी तो कृपा राष्ट्र के ऊपर करिए ही।
सर, क्योंकि जो आरडीएक्स मिला है 4 खालिस्तानी आतंकवादियों के पास से, वो कहाँ से आया? क्योंकि जितने बॉर्डर एरिया खासतौर पर पंजाब के, वहां पर तो ड्रोन से बड़े आसानी से हथियार और नशीले पदार्थ पाकिस्तान भेजता है। तो जो इनके पास यूएस मेड के पिस्टल्स मिले, वो सब कहाँ से आई? कोई तो सप्लाई कर रहा होगा, कोई तो इनका लोकल नेटवर्क होगा पंजाब के अंदर, या नहीं? अंजू जी, आप इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरा पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रहा है और वो उनका कथन ये है कि पूरे पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे बड़ी ऊंची 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 बिल्डिंग्स बन गई हैं। एक तो उनको बनना नहीं चाहिए था। वो बिल्डिंग्स जब बन गई हैं, उनका इस्तेमाल वहां रहने का नहीं है। वो वॉच टावर है कि कब बीएसएफ पेट्रोल्स आते हैं और जाते हैं, और जब पेट्रोल चले जाते हैं तो जीपीएस लोकेशन के माध्यम से ड्रोन बिल्कुल सीधे वहीं आके उन घरों की छतों पर माल गिराते हैं। तो आपके पहले सवाल का जवाब यह है, जो आरडीएक्स है अभी तो 2.5 किलो और यही पिस्टल्स मिली हैं। अभी तो अगर आप खोजना चाहें तो वो सब है। मैं दोबारा जो मैंने हवाला के लिए पूछा, ये बिल्डिंग्स अगर बन गई हैं ठीक बॉर्डर पे और वहां रहता नहीं, वहां केवल ड्रोन की अराइविंग और लैंडिंग का इंतजाम किया गया है, माल लेने का इंतजाम किया गया है, हथियार, ड्रग्स, विदेशी करेंसी, आरडीएक्स, इसको गिराने के लिए लिया गया है, तो अंजू जी बड़े खतरे की बात है। हमको जागना पड़ेगा। हम ये देशद्रोह जो कर रहे हैं, और वहां पर तो कोशिश ये करनी चाहिए, ऐसी बिल्डिंग चाहे जैसी भी हो, उस एरिया में जहां ड्रोन की मार आती है वहां पर यह तो चौकी खोल दी जाए कि अब आप रहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, यहां पर पुलिस की चौकी रहेगी, हमारे कर्मचारी 24 घंटा मॉनिटर करेंगे और आप ही की छाती पे धरेंगे मूंग कि ड्रोन तो छोड़ दी, जब आप ही के हम खाएंगे पिएंगे और ड्रोन आता तो पहले माल हम उठाएंगे। इतना तुम कर ही सकते हैं। बिल्डिंग आपने बना ली, अच्छी बात है, 2 करोड़ की 3 करोड़ की बना ली, लेकिन अब हर ऐसे बिल्डिंग जो कि बॉर्डर पे है उसकी छत पे चौकी बनेगी। इतना तुम कर ही सकते हैं। मेरा परामर्श होगा पंजाब सरकार को, इतना तो कर ले। ये सिर्फ ड्रोन्स के जरिए ये सब माल असबाब आ रहा है, हवाला के जरिए माल आ रहा है, सोने के जरिए ये माल आ रहा है, लेकिन आप करना चाहें तब तो करें। अरे जरा जाग जाओ पंजाब पुलिस। ये तो सर बड़ा ही खतरनाक खुलासा आपने किया कि बॉर्डर पर इस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं। सर, आपको याद होगा जब केंद्र सरकार ने कोई 2 या 3 साल पहले ये फैसला लिया था कि जितने भी बॉर्डर एरिया है जहां पर बीएसएफ तैनात रहती है, उनका दायरा बढ़ाकर बढ़ा 50 दिया किलोमीटर अंदर तक किया जाएगा। तब तो जी ये हाँ, लोग कितना शोर मचाए थे सर। तिल मिला जी, क्योंकि आमदनी का जरिया था वो। नाजायज करेंसी, ड्रग्स और ये सोना, ये जो भी आता था, हथियार वगैरह, बराबर के हिस्सेदार थे। अपोज किसने किया? मैं बता दें तो खुल करके, पंजाब, पश्चिम बंगाल, प्राइमरली इन दोनों ने किया था, और इन दोनों ही सबसे ज्यादा मुनाफा दिखाई पड़ता था। तो अंजू जी, सब चीज का खेल यही है कि इसको सबसे ज्यादा लाभान्वित है, इसीलिए। वरना तो आदमी चाहेगा कि आप बीएसएफ का और एरिया बढ़ा दें। ये चाहते कि नहीं, इनकी जो स्मगलिंग की आमदनी है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो स्मगलिंग का बहुत बड़ा हजारों करोड़ का जो नेक्सस है, वो न टूटने पाए। क्योंकि यहां से गौ तस्करी, माल असबाब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उधर से बांग्लादेशी नागरिकों को अंदर करना, और पंजाब में ड्रग्स, गोल्ड, फॉरेन करेंसी और चरमपंथियों का मटेरियल। लेकिन सर, अगर ऐसे हालात हैं वहां पर और एक बार फिर से खालिस्तानी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं पंजाब में, तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ सर? अगर वहां की पुलिस के बस में ये सब कुछ नहीं है, फिर तो केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को दखल देना ही चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा अमृतपाल को पकड़ने में भी अकेले पंजाब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, सेंट्रल फोर्सेस गई थी, तब वो पकड़ा गया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए अब एक बहुत जबरदस्त एक डिबेट चल रहा है अंजू जी, कि पहले जो था पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरा स्टेट सब्जेक्ट था संविधान के अंतर्गत। अब इसमें बहस चल रही कि वो जमाने चले गए जब क्राइम स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहा, क्राइम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो गया। चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे चरमपंथी हो, चाहे संगठित अपराध हो, ये क्राइम कोई जिले का तो और स्टेट का तो रहा नहीं, ये तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो गया। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके भी ये तमाम चीजें अब कॉन्करेंट लिस्ट में आनी चाहिए, जिससे कि सेंटर को हस्तक्षेप करने का अवसर मिले। और इस तरीके के 2 कौड़ी के राजनीतिक शक्तियां जो हैं कि ये हमारे जो है हस्तक्षेप हो रहा है, फेडरलिज्म का जो है हनन हो रहा है, इस तरीके का कुतर्क कोई न दे। या तो आप अपने हालात को अपने नियंत्रण में रखें, अपराध और अपराधियों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों को अपने नियंत्रण में रखें, उनको नेस्तनाबूद करें। वरना संविधान को यह शक्ति केंद्र सरकार को देनी चाहिए। फिर संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने स्तर पे ऐसी कार्रवाई करे कि अपराधी, संगठित अपराधी, राष्ट्र विरोधी तत्व
उनको मुंह की खानी पड़े और उनको मिट्टी में मिलाया जा सके राष्ट्र हित में। सर, बॉर्डर स्टेट्स जो हैं वो वाकई बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप राजस्थान का मामला याद कर लीजिए। 26 जनवरी से एक दिन पहले वहां पर कितना 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। लगते राज्य ही तो हैं आपस में ये सब। बिल्कुल, नागौर जिले की ये बातें आपने बताया था और मैं हमेशा ये कहता हूं, आज आप कहते हैं कि सर मेरे पास तो हिसाब है, मैं तो किसान हूं, मैं तो ये जो ब्लास्टिंग होती है इन ब्लास्टिंग को लेकर के ही हमने कहा अगर ब्लास्टिंग के ले जा रहे थे इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप ले जा रहे हैं कोई कागज इसका ट्रांसपोर्ट अमोनियम नाइट्रेट की खरीद फरोख्त और भंडारण के ऊपर तो नियम बने हुए हैं, तो उन रूल्स का उल्लंघन आपने कैसे किया। और 26 जनवरी के पास मैं तो नागौर राजस्थान पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी रिकवरी की, लेकिन इसमें और सावधानी की जरूरत थी। और अगर इसने किया है, आप कहते हैं कि साहब उसका कोई अगर इतिहास है तो क्या, लेकिन उतना ही अंतर है कि जितना की मर्जी बाल की चौड़ाई, जितनी बाल की चौड़ाई होती है आज अगर है कि अमोनियम नाइट्रेट और कल को विस्फोटक, मदर ऑफ ऑल एक्सप्लोजिव जो है कि सेटन, और जिस तरीके की आपने अल-फलाह में यही तो हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट की ही वजह से वहां पर विस्फोट हुआ लाल किले वाला 10 नवंबर 2025 को। और उसके बाद जो कश्मीर में माल गया था वहां जो थाने में हुआ जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी बेचारे जिनकी अकाल मृत्यु हुई, वो तमाम अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था। सर, आपको लगता है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है पाकिस्तान की? जैसे आपने बताया आईएसआई का K2 प्रोग्राम था, कश्मीर में ज्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे, इसलिए सारा ध्यान उन्होंने राजस्थान और पंजाब में डाल दिया, और पंजाब में जो स्लीपर सेल थे खालिस्तानी इसीलिए इतने ज्यादा एक्टिव हो रखे इस वक्त। बिल्कुल सही कहा, पन्नू ने भी तो यही दावा किया कि मेरे कई स्लीपर सेल्स चालू हैं और वो पोस्टर चिपका रहे हैं। स्लीपर सेल्स तो है, ये तो मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं, स्लीपर सेल्स तो चालू हैं, लेकिन वही जैसे हमारे आपके शरीर में संक्रमण या इन्फेक्शन कब बढ़ता है, वो तब बढ़ता है जब शरीर कमजोर हो जाता है। तो शरीर को अपनी मजबूती और इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, और इम्यूनिटी का ये जहां जहां मिल जाए बीन बीन करके इनको 72 हूरों के पास भेज दें, या जहां पर अगर और हैं तो वे उनको जिंदगी भर के लिए, अगर पंजाब से पकड़े गए जैसे अमृतपाल गए आसाम, या इनको दक्षिण भारत भेज करके इनके कराएं इलाज बहुत कायदे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि इलाज की सख्त जरूरत है। शुरुआत में ही रोक दिया जाएगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में अगर ये पंजाब पुलिस से नहीं संभल रहा है, पंजाब की सरकार से पंजाब में ये खालिस्तानियों का प्रोपेगेंडा नहीं संभल रहा है, तो केंद्र को दखल देने की जरूरत है, इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ जाए। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।